अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज का जो सबसे बड़ा और अहम ऐलान है वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को अभी भी एज वी स्पीक अनचेंज रखने का फैसला हुकूमत ने किया है। तो लिहाजा ये कि जो सब्सिडीज़ हैं उनको विड्रॉ नहीं किया जा रहा है और ना कोई इजाफी टैक्सेशन जो है वो मजीद पेट्रोलियम पे आयद की जा रही है, जो कि IMF की कंडीशंस हमें कहती हैं। नाजरीन, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और बहुत एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि IMF हमने अपने जो एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स हैं, कल परसों हमने तमाम दोनों रोज इसी के ऊपर बात की और जाहिर है पिछले हफ्ते और जब से ये मामला चल रहा है हम इसको तवातुर से आपके साथ कवर कर रहे हैं कि जब से ये मामला है इस वक्त ज़ेरे गौर, ये एक टू वे यहाँ पर हमें टू एज्ड स्वॉर्ड की तरह इस चीज़ को हम देख सकते हैं, जहाँ पर एक तरफ अगर हम कीमतें बढ़ाते हैं तो उसकी एक सियासी कीमत है, लेकिन अगर कीमतें नहीं बढ़ाते हैं, सब्सिडीज़ को विड्रॉ नहीं करते हैं तो IMF हमारे साथ रिज्यूम नहीं करता प्रोग्राम और उसकी एक मुआशी कीमत है जो कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक सतह पर चुकानी पड़ सकती है। लेकिन नाजरीन, इस वक्त हम देखते हैं कि ये अवाम के रिलीफ को प्रायोरिटाइज करते हुए इस वक्त भी ये फैसला किया गया है और ये एक दफ़ा फिर फैसला किया गया है कि बावजूद इसके कि IMF प्रोग्राम की नज़र से अगर हम देखें तो नागुज़ीर लगता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाना, लेकिन अगर हम अवामी रिलीफ के एतबार से बात करें और वो भी तब जब इन्फ्लेशन हमें मुसलसल बढ़ती हुई अभी भी नज़र आ रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर अगर उस एस्पेक्ट से हम देखें तो ऐसा मालूम होता है कि अवाम की रिलीफ के लिए ये यकीनी बनाया जाना चाहिए कि इस वक्त भी सब्सिडीज को कंटिन्यू रखें, क्योंकि अगर इसको विड्रॉ किया जाता है एट दिस पॉइंट इन टाइम तो उसका इन्फ्लेशन का एक डायरेक्ट असर है जो कि उसके ऊपर आएगा। तो दोनों बातों को इस वक्त टू एज्ड स्वॉर्ड की तरह हम देख रहे हैं। हुकूमत ने फैसला किया है, बिलखुसूस PMLN ने लंदन की बैठक में, कि ये जो पूरा इसकी जो सियासी कीमत है इस फैसले की, सब्सिडीज़ को विड्रॉ करने की और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाने की, ये आवाम पर बोझ डालने की जो कीमत है वो इस वक्त PMLN उनकी तमाम जमात अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला ने भी इस बात की तस्दीक की है और उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि वो अकेले इस चीज़ का बोझ, सियासी बोझ नहीं उठाना चाहते। तो लिहाजा जो कोएलिशन पार्टीज़ हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो जमात है कोएलिशन की और जो हुकूमत में साथ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके साथ सलाह मशवरा किया जाएगा। और पिछले कुछ रोज़ पहले जरदारी साहब की जो प्रेस टॉक थी उसमें उन्होंने भी यही कहा था कि इस वक्त वो भी किसी सूरत इस बात की हिमायत नहीं करते कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाया जाए। बड़ा सवाल ये है नाजरीन कि ये तो हैविंग सेड दैट देन व्हाट, अगला स्टेप क्या है? क्या IMF को रजामंद कर पाएंगे, क्या IMF को आमादा कर पाएंगे कि अभी भी हमें सब्सिडीज़ को कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है और हम अपने अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ नहीं डाल सकते? IMF राज़ी होगा या नहीं होगा, ये सबसे एक बड़ा सवाल है जो कि किया जा रहा है, क्योंकि जो कड़वी गोली या कड़वा घूंट जिसे हम कह रहे हैं वो यही है कि सब्सिडीज़ का विड्रॉल हर कीमत पर IMF चाह रहा है। दूसरी तरफ नाजरीन, जलसों का भी इस तमाम सूरत हाल में जो सिलसिला है वो जारी है ज़ोरों शोर से। आज मुल्क भर में एक तरह से हम देखते हैं कि जलसे किए जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो गुजरात में अपना पावर शो कर रही हैं, इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म फैसलाबाद में, और बिलावल भुट्टो साहब ने भी अब इस अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ आज से कर दिया है और वो कराची में उन्होंने आज पावर शो का इनेकाद किया है। इलेक्शन ईयर है तो ऑब्वियसली ये तो तमाम चीज़ें फितरी हैं और तमाम जमातें इस वक्त क्योंकि इलेक्शन ईयर अपने आप को इलेक्शन मोड में समझ रही हैं, अगर अगले साल भी इलेक्शन होते हैं तो ये उस हिसाब से भी इलेक्शन ईयर बनता है। लेकिन वाक़तन क्या जो इलेक्शंस हैं उनका टाइम अगले साल ही नज़र आ रहा है? ये भी एक ज़रूरी सवाल है जो कि आज हम टेबल करने की कोशिश करेंगे। लंदन बैठक में तो यही फैसला हुआ है कि असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। पीपल्स पार्टी भी इत्तलात के मुताबिक इसी बात की हामी है। लेकिन आज एक स्टोरी के मुताबिक अंसार अब्बास साहब की जो स्टोरी है, अंसार अब्बासी साहब की, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसा हो सकता है कि या तो सब्सिडीज़ जो हैं वो आयत की वापस ले ली जाएंगी आवाम से पेट्रोलियम मसनूआत पर, या फिर इन द कमिंग डेज इलेक्शंस का ऐलान हो जाएगा। क्या इस हवाले से इस तमाम जो खबर जो ये रिपोर्ट की जा रही है इसमें कोई सदाकत है, इसमें कोई वज़न है? इसके ऊपर भी रोशनी डालना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये तमाम जो इस वक्त हालात हैं मईशत और सियासत के, उससे मेल खाती हुई बात है। तीसरी बात एक बहुत अहम है जो हम साथ ही करने जाएंगे, वो ये है कि अगर इलेक्शन ईयर ही हम तसव्वुर कर रहे हैं इस वक्त मौजूदा तमाम वक्त को, तो क्या बगैर इलेक्टोरल इस्लाहात के इस वक्त इलेक्शंस में जाना ठीक होगा? क्योंकि जो रंजिशें हैं, तलखियाँ हैं, वो रोज़ बरोज़ की बुनियाद पर बढ़ती जा रही हैं। क्या इलेक्शंस में अगर मनचाहे नताइज किसी भी जमात के लिए नहीं आते हैं तो क्या वो जमात उनको तस्लीम करेगी? ये भी एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो कि हम साथ ही इसके टेबल करेंगे। शेख रशीद साहब ने आज एक दफ़ा फिर पेशगोई कर दी है कि 31 मई तक हुकूमत है, उसके बाद हुकूमत जा रही है। अब ये देखते हैं उनकी ये वाली पेशगोई कहाँ जाकर बैठती है। दूसरी बात जो
इम्पॉर्टेंटली हमें करनी होगी वो ये है कि इमरान खान साहब ने, साबिक वजीर आजम ने कल एक बहुत अहम और कंसर्निंग इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। इस तरह का इंकशाफ वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कल उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा कि इस हवाले से उन्होंने एक वीडियो जो है वो एक सेफ जगह पर रख दी है, जिसमें उन्होंने उन लोगों के नाम जो हैं वो अया किए हैं जो उनके खिलाफ कंस्पायर कर रहे हैं। और ये बहुत एक यकीनन एक कंसर्निंग मामला है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एज वी स्पीक जिन हालात में है, हम इस तरह का कोई भी टर्मोइल और ख़ास तौर पर इस तरह का कोई भी क्राइसिस अफोर्ड नहीं कर सकते। याद रहे जिस तरह का क्राइसिस हमने इससे पहले देखा था जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया था। तो ऑब्वियसली किसी भी लीडर के हवाले से इस तरह की जो एक जो अलार्म्स वो रेज कर रहे हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। हुकूमत को, रियासत पाकिस्तान को भी फौरी तौर पर चाहिए कि इनकी छानबीन भी की जाए और हाईएस्ट सिक्योरिटी को भी इस हवाले से यकीनी बनाया जाए। तो और इस मामले के दीगर क्या मुहर्रकात हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये कंसर्निंग है और तमाम जो सियासतदानों की, लीडरान की जो जान और माल है वो हम तमाम के लिए अजीज़ है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। तमाम उमूर पे बात करने के लिए नाजरीन मुझे एक बहुत डेकोरेटेड पैनल ज्वाइन कर रहा है। मैं तमाम का तारुफ कराती हूँ। आप सबसे पहले मुझे मुजाहिद बरेलवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं और तमाम मामले पर अपना तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगे बजरिया स्काइप। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद साहब, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। शानदाना गुलजार खान साहिबा नाजरीन मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं आप और बिलखुसूस मईशत के एतबार से एक बहुत लर्नड आवाज़ हैं। बहुत शुक्रिया आपका शानदाना साहिबा, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एज वेल। आप भी हमारे साथ बजरिया स्काइप मौजूद हैं। नाजरीन, रफ़ीक रजवाना साहब साबिक गवर्नर पंजाब, मुझे PMLN की नुमाइंदगी करते हुए वेरी सीनियर पॉलिटिशियन हिमसेल्फ हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आई एक्सपेक्ट कि हमें हैदर जमान कुरैशी साहब, बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी भी पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी हमारे साथ बजरिया स्काइप हैं। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया रफ़ीक रजवाना साहब कि आपने ग्रेस किया है हमारे पैनल को। बाकायदा आगाज़ अगर मैं मुजाहिद बरेलवी साहब आपसे बात का कर पाऊँ, थोड़ी सिमत दीजिएगा इस डिस्कशन को। एक तरफ तो सब्सिडीज़ हमने बरकरार रखी हैं, ये सियासी एतबार से अच्छा फैसला है, लेकिन अगर मुआशी एतबार से देखें तो IMF की कंडीशन से डायरेक्ट इसका कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, एक तो आपने इतने सीनियर लोगों को बुलाया है हमारे नून लीग के, और फिर शानदाना बीपी और फिर पीपल पार्टी के ज्वाइन करेंगे। ये अपनी अपनी जगह बड़ा अथॉरिटी रखते हैं। अब आपने जो कहा है, लेकिन बदकिस्मती से ये इश्यूज जो हैं मेरे ख्याल में इकोनॉमिक यानी माशी नहीं है। जैसे ना हमारे मुल्क में जो कोर्टों में या अदालतों में जिन्हें आप आईनी मसाइल कहते हैं, वो बुनियादी तौर पर सियासी हैं। इस वक्त जो आप देख रही होंगी कि जो लड़ाई है मईशत पर भी, वो सियासी लड़ाई हो रही है। साबिका यानी हुकूमत यानी इमरान खान की पार्टी और उनके हामी, उनके इकोनॉमिस्ट ये कह रहे थे कि हम मईशत को निकाल कर ले आए थे, और जबकि उनके मुखालिफ कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने डुबो दिया। अपने अपने एदाद-ओ-शुमार हैं। बल्कि मैं एक तो ये भी गाइडेंस लूंगा अपनी शानदाना बीबी से कि ये जो एदाद-ओ-शुमार हैं किस तरीके से कंफर्म हों। हमारे कहते हैं एदाद-ओ-शुमार को एक मनूस चक्कर है। हमें तो समझ में नहीं आता कि इमरान खान कोई 5,000 पता नहीं कितने हज़ार का जो है कर्ज का बोर्ड छोड़ गए। इस वक्त कहा जाता है जी 50 फौरी तौर पर हमें $4 अरब की जरूरत है। फिर इन्फ्लेशन कहते हैं 15% है और ये सब चीजें। फिर मैंने कहा ये खैर ये मोहतरम लोग गुफ्तगू करेंगे। तो इस वक्त और ये मैं जो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, ये जलसे जुलूस, अल्लाह का शुक्र है कि अब तक मैं बड़ी जिम्मेदारी कहता हूँ, मुझे इसलिए बेहतर लग रहा है कि खुदा ना करे अभी तक इसमें कोई ना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, न दंगा फिसाद हो रहा है, न ये खूनी लड़ाई की तरफ गया है, न तसादुम की तरफ गया है। गुजरात में पहले उसे मरियम बीबी के जलसे हो रहे हैं, इमरान खान के तवातुर से जलसे हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी का मैं कराची में जलसा देख रहा था। तो एक तो इस पे परेशान और होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुजाहिद साहब, ये खान साहब तो कह रहे हैं कि उनके जलसों को रोका जा रहा है और उनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है, क्या ऐसी बात है? ये सब पार्ट होता है। और आप ये भी देखिए कि एक हमने अपने जमाने में जलसे देखे थे, और हमारे फंदाजा बताएंगे भी कि 4, 5, 8 लाख रुपए खर्च होते थे। अब तो जलसा जो है 5, 5, 7 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, बसों में लाया जाता है, ट्रकों में लाया जाता है। तो माशाल्लाह इससे आप खुशहाली देखें। और इनके आगे जो ठेले शेले जो लगते हैं ना, उस दिन खाने पीने वाले को करोड़ों रुपए का खा जाते हैं। तो एक तो मुझे आप जो कहती है ना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, बड़ी गुर्बत है ये। आप तो कराची वाली हैं, जब मैं गुजरता हूँ तो मुझे लगता है जैसे हर जगह मुफ्त खाने बिट रहा है। जो भले आप कहें कि जी ये इतने रुपए का हो गया, बोला हो गया, तो ये एक बारी मेरी समझ में नहीं आती। खुदा ना करे मैंने कोई कहीं पर
कराची अच्छा में मुजाहिद अगर साहब, जा ये रही है एक तो और बात का कैसी इजाफा भी साथ कर करेंगे? दें, क्या इलेक्शन के हवाले से जो जितना भी महंगा हो जाए, जितना भी अंसार साहब महंगा की हो जो जाए, स्टोरी है उसके ऊपर भी जरा बता दें कि ये इसका क्या पस मंजर है? ऐसी कोई चीज आप देखते हैं कि हो सकती है कि या तो सब्सिडीज वापस होंगी या इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएंगे? जी मुजाहिद साहब, देखिए, ये मैंने कहा, मैं ये टेक्निकल मामले में नहीं आता। लोग जो हैं, बदकिस्मती ये है कि उनके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। ये 1 रुपए का तेल होगा तब भी लोग घर से निकलेंगे, 220 रुपए का होगा तब भी निकलेंगे, वो उनका निकलना मजबूरी है। हमारा कराची शहर हो या लोगों, तो ये दुरुस्त सब्सिडी से दुरुस्त। 204, कोई कहता है जी 2.5 बिलियन जो है उसका हमें नुकसान होगा, कोई कहता है जी अभी शौकत तरीन साहब 460 अरब रुपए जो है हम पे पड़ेंगे। ये जो मैं आपसे कुछ कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ सियासी मुन्ना सियासी आलम, एतबार से भी ये मैं जरा, मसाइल माशी से ज्यादा सियासी हैं। जी जी, इन्हें दुरुस्त से हम दुरुस्त, माशी तौर आई पर हल नहीं एक्नॉलेज। कर रहे। और जरूरत इस बात की है कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, और इसमें फराखदिल होना पड़ेगा हुकूमत को। उन्हें चाहिए कि वो शौकत तरीन को भी बुलाएं, उन्हें चाहिए कि वो शेख साहब को भी बुलाएं, उन्हें चाहिए कि आरिफ हबीब को भी बुलाएं। मेरा मकसद है ये सब कर बैठे। इकोनॉमी का मसला किसी एक राइट, पार्टी का, किसी एक वेरी ग्रुप फेयर। का, किसी एक ग्रोह का नहीं है। ये कलेक्टिव इशू है, इस पर सियासत ना अच्छा करें। और मुजाहिद इसके लिए साहब, जो मैंने कहा कि इलेक्शन की चले बात इमरान की खान जा ने रही अगर है कि सियासत या तो की होगी, सब्सिडीज विड्रॉ अगर होंगी या उन्होंने इलेक्शन सियासत अनाउंस की कर होगी, दिए जाएंगे। आप सियासत ना करें, आप इन्हें बुलाएं और कहें कि जी चले हमें हल बताएं, हम कहां से शुरू करें। राइट राइट। जी मैं मुजाहिद साहब, ये जो इलेक्शन वाली बात मैं करना चाह रही थी, लेकिन मैं जरा आगे बढ़ती हूँ दीगर के साथ, फिर मैं इस नुक्ते नजर पे वापस आपकी तरफ लौटूंगी कि इलेक्शंस का कहा जा रहा है एक स्टोरी के मुताबिक। बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी, ये मैं आपकी तरफ लाती हूँ मामला। जरा ये आप बताइएगा कि एक तो ये जो खान साहब ने एक खासा मैं कहती हूँ तशवीशनाक उन्होंने कल बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि वो इस हद तक श्योर हैं इस जान के खतरे को लेकर, तो ये बतौर सियासतदान और बतौर मुआशरा हम तमाम के लिए क्या वरीसम नहीं है ये बात? और इसको किस तरह से आपको लगता है कि आपकी कोalition गवर्नमेंट को इसको टैकल करना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली खुदा ना ख्वास्ता कोई भी अनटूवर्ड चीज अगर होती भी है, दूर दूर तक भी अगर हो, तो वो आपके ऊपर बात आएगी फिर। बहुत शुक्रिया। देखिए, खान साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनको और बाकी तमाम लोगों को, जिसमें पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हैं और वो लोग भी हैं जो छोटी मोटी सियासत करते हैं या लीडरान है और कायदीन हैं, सबको अपनी इज्जत में रखे। जी ना आमीन। पहले कोई साजिश हुई है और ना अभी कोई साजिश हो रही है, और ये रोज रात को सोते हैं और एक नई साजिश पैदा करके उसकी कॉकटेल बनाते हैं और इस कौम को देते हैं और जहर पिलाते हैं, हेट्रेड इंसाइट करते हैं, वायलेंस को इंस्टिगेट करते हैं, कौम को कहते हैं मैं जिहाद कर रहा हूँ। जिहाद तो काफिरों के खिलाफ होता है, तो बाकी लोग मुसलमान नहीं है, काफिर हैं, ये सिर्फ मुसलमान है। ये अफसोसनाक बात है। तो इनकी सियासत की बुनियाद ही झूठ पे है, और कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और अमर बिल मारूफ की बात करते हैं। 35 पंचरों की स्टोरी ले लें, कितनी बातें आपको गिनवाएं, कभी जिंदगी में सच नहीं बोला किसी मामले पे, तो अब कैसे सच बोल रहे हैं? बाकी कोई वजीर दाखिला हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई पाकिस्तान के आईजी हो, जो लोग हमारे बहुत ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट सर्विसेज में हैं, बड़ी सेंसिटिव पोजीशंस पे जब आप रहते हैं और इस मुल्क की खिदमत करते हैं, सबकी जिंदगी जो है उसको खतरा होता है, सब एक्सपोज्ड होते हैं, और कई लोग आप देखते हैं शहीद होते हैं। आप हैदर साहब, आप तो बहुत कैजुअली ले रहे हैं इस बात को और उनके इस इंकिशाफ को। आप कह रहे हैं नहीं ले रहे। खान साहब के इस बात करने से पहले ही जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उनको हाईएस्ट लेवल जो है सिक्योरिटी दे दी गई थी, बट पॉलिटिक्स इज अ गेम। अब आप खुद साख्ता अपने वीडियोस रिकॉर्ड करवाएं, आप अपनी वसीयत लिख दें, आप मर्जी करें, हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ये सियासत करें, ये पाकिस्तान अपना किरदार अदा करें। ऑपोजिशन में थे, फिर हुकूमत में आए, उनकी अपनी एक स्ट्रगल है, हम उसको जो है बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन आप लोगों को गुमराह ना करें। ना कोई साजिश हुई इस मुल्क में, ना कोई इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई। पाकिस्तान के पार्लियामान में 75 साल हिस्ट्री अच्छा, ये जरा मैं स्ट्रगल हुई और उसके बाद जो है ये मामला आगे चला है। अब ये बात जो है वो नहीं करनी चाहिए उनको, लेकिन वो कर रहे हैं। रोज पहले वो कहते थे अमेरिका की साजिश है, फिर उन्होंने कहा अंदरूने मुल्क साजिश हुई है। वो रोज अपना एक बयान बदल रहे हैं, इसको लाइटली लें। तीसरी बात मैं जो करना चाहूंगा मोना, शेख रशीद को सीरियस ना लिया करें।
ये कहता था एक दिन भी इलेक्शन पहले नहीं होगा, इमरान खान की हुकूमत कहीं नहीं जा रही, वो निकाले ना, आपके पीटीवी के रिकॉर्ड में तो सारी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी जनवरी से अप्रैल तक। मुजाहिद बरेलवी साहब के साथ मुझे बुला लें, एक शो कर लें कि शेख रशीद क्या कहता था, हम आखिरी दिन तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये करते क्यों नहीं है अदम एतमाद? फरवरी के महीने में ये लड्डू डाल रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, करें तो सही जी, हिम्मत तो करे ऑपोजिशन। अब रो रहे हैं, आप कहते हैं मार, भाई ही इज इररेलेवेंट। इसने तो कहा था रिकॉर्ड पे आके कि मैं एंकर की जॉब मुझे ऑफर हो गई है, मैं नौकरी करूंगा। व्हाई इज ही डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस? जाए वो जहां से इसको नौकरी की ऑफर हुई है। ऐसे लोगों वो जो शो होस्ट करने का वो कह रहे थे कि अब हम शो होस्ट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, मैं शो होस्ट कर दे, हंसना मना कर दे, रोना मना कर दे, कुछ तो होस्ट करें। मतलब है वो इस काम में नंबर 1 होंगे, उनकी रेटिंग भी नंबर 1 होगी। इससे बेहतर भंड आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। हमारी नौकरियों को मैं यही कहने लगी थी, हमारी दीगर एंकर्स के पेट पे लात ना मारे शेख रशीद साहब। ठीक है, आपकी नौकरी पे कोई पीछे नहीं पड़ सकता। आप तो संजीदा गुफ्तगू करने वाले हैं, सही तबसरा करने वाले हैं। वो जो है वो रात को 11 बजे वाला शो के लिए आइडियल मटीरियल है। अच्छा, जरा लेट मी टेक दिस फॉरवर्ड, मैं जरा आगे ले जाऊं। शानदाना साहिबा, विद योर कंसेंट मैं रफीक रजवाना साहब की जरा बात सुन लूं ताकि फिर आप कलेक्टिवली इनके जवाब फरमाइएगा। रफीक रजवाना साहब, अभी आपने सुना हैदर जमान साहब का ये व्यू है कि ये अब इसमें कोई ऐसा कोई वजन नहीं है इस बात में जो कि खान साहब ने कल इंकशाफ किया है, लेकिन अगर हम इसको इन टोटलिटी देखें तो ये काफी सीरियस बात है, बहुत कंसर्निंग है। किस तरह से आपको लगता है हुकूमत वक्त को इसको टैकल करना चाहिए? क्या इसकी छानबीन नहीं होनी चाहिए? क्या हाईएस्ट सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता किसी भी तरह का अनटूवर्ड जो कोई भी इंसिडेंट है वो तो हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इसके दो पहलू हैं जी। थैंक यू वेरी मच। एक पहलू इसका सियासी है और पॉलिटिकल माइलेज। हाँ। अवाम जो है अपने लीडर की बात मनोअन तस्लीम कर लेते और उसको कबूल कर लेते, और अदम एतमाद के बाद जो मुल्क में आग भड़काई गई है, मुझे अभी आपका जो इंट्रो में जो आपके प्रोग्राम का नाम है शाहराह दस्तूर, तो मुझे याद आ रहा है कि 35-40 साल हमने भी शाहराह दस्तूर पे बतौर वकील और बतौर पार्लियामेंटेरियन गुजारी है। जो दस्तूर का हशर होता रहा है पाकिस्तान में गाए बगाए वो आपके सामने है। नाम आपने बहुत अच्छा रखा है, अल्लाह करे ये शाहराह कायम रहे। आमीन। हम तमाम की इसी के साथ वाबस्तगी है और हमारा जीना मरना यही है। दस्तूर का एहतराम करे, दस्तूर के तहत मुझे इक्तदार मिल जाए तो दस्तूर ठीक, दस्तूर के तहत मुझे इक्तदार से निकाला जाए तो दस्तूर खराब और साजिश फलाह। चलो ये बात हो गई। अब बात हो रही है इमरान खान साहब के उस बयानिए की जो उन्होंने एक नई बात चलाई है कि मेरी जान को खतरा। मैंने एक वीडियो जो है वो मैंने रिकॉर्ड करा के रख, इसके भी दो पहलू। एक पहलू है पॉलिटिकल माइलेज का, ठीक है, वो आइडिया उनका जो है फ्लोट हो गया और बाई हो रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। दूसरा है इसमें कितनी हकीकत है। अल्लाह ताला इमरान खान की जिंदगी दराज करे, बाकी लोगों की जिंदगी दराज करे, सबको अल्लाह ताला महफूज रखे। बात ये है कि ये हर जलसे में एक नया जो है ना वो पंडोरा बॉक्स खुल जाता है या नई पटारी खुल जाती है। दिस इज द प्रॉपर वर्ड। एक पटारी खुल जाती है, अब कह दिया जी मेरी जान को खतरा है। अब आपने भी बात की कि उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाता है। देयर इज अनदर आस्पेक्ट। तो हुकूमत ने तो पूरी मुकम्मल सिक्योरिटी दी हुई है और हम भी यही चाहते हैं कि उनको जरूरत से भी ज्यादा सिक्योरिटी दें ताकि खुदा न खास्ता उनके दिल में जानते हुए या अनजानते हुए या ना जानते हुए या जो भी रीजन है, गॉड नोज बेटर, या उनको अंदर से खुद अपना पता है, उनको पूरी सिक्योरिटी दे देनी चाहिए और ताकि वो अपना वो सियासी जलसे और अपनी जो मूवमेंट है। और रफीक रजवाना साहब, अभी आपने कहा कि इसका दूसरा पहलू ये है कि इसमें कितनी सदाकत है, तो क्या ये भी हुकूमत का ही काम नहीं है कि आप दरअसल ये एस्टेब्लिश कर आवाम को बताएं कि जो इतना बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया है इसके पीछे क्या रीजंस है? सुने ना, तो फिर जो वीडियो रिकॉर्ड करके रखाइए उसको रखा क्यों है? इल्जाम लगाना सामने लगाओ। देखिए ना, अब उस वक्त अब उस वीडियो में जो है वो जो कुछ उन्होंने कहा है वो बताएं। मसलन खुदा ना खास्ता ए पे इल्जाम है तो ए हैज ए राइट टू रेस्पॉन्ड,
ठीक है, बी पे है, सी पे है, उन्होंने तो एक लाइन लगाई होगी ना जिन लोगों के खिलाफ है, तो साफ जाहिर है आज जिनके खिलाफ वो तकरीरें कर रहे हैं उस वीडियो में उन्होंने उनका नाम तो शायद हो सकता है लिया हो, तो बताएं उनको ताकि हुकूमत अपने आप को डिफेंड करे। खुदा न खास्ता अगर हुकूमत के खिलाफ है, खुदा न खास्ता किसी और के खिलाफ है, तो ही शुड कम आउट ताकि वो डिफेंड करें, इनका इत्मीनान कराएं, आवाम को इत्मीनान दें कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत है। और अगर इनको खतरा है कहीं से, इनको किसी सोर्स से पता चला he has some evidence, even prima facie evidence, तो he is bound to share it ताकि इसका पता चले। अब बताते भी नहीं है, वो क्या है, खुल के भी नहीं बताते हैं और छुपा भी लिया, साथ वीडियो का नाम भी लिया और उसको महफूज भी कर ये माशाल्लाह माया नागा हमारे साथ हैं और हम यही बात कर रहे हैं कि ये जो ओनस टू प्रूव है ये किसके ऊपर आ रहा है, ये आपने चलें ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। मैं ये शानदाना साहिबा से पूछती हूँ जी। खुदा न खास्ता अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा खतरा हो किसी को भी हो, इमरान खान इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और लीडर है हमारे मुल्क के, जी जी बिलाशुबा, किसी को भी खतरा हो तो फौरी तौर पे वो बंदा किसी जगह रिपोर्ट करता है जी मुझे फलां से जान का खतरा है। सही अब सही पॉलिटिकल लीडर है तो पब्लिक प्लेस पे बताएं उनको, इसका मुखालफों के खिलाफ एक नए प्रोपेगेंडे का इसका फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर जिनके खिलाफ खुदा न खास्ता ऐसा कोई शक होगा तो उनको वो शक दूर करने के लिए उनको मौका दें। इस तरह जो है ना वो वेरी फेयर। मैं यही बात पूछती हूँ शानदाना साहिबा से। शानदाना साहिबा आपने बड़ा पेशेंटली सबको सुना है और मैं यही चाह रही थी कि आप फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम बात एक तो इस बड़े इंपॉर्टेंट मौजू की कर रहे हैं जो खान साहब की जान से मुंसलिक और हम तमाम के लिए तशवीशनाक। एक तो वो वीडियो अभी क्यों नहीं लाई जा रही, ये एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है जो कि रफीक रजवाना साहब ने उठाया है। ये हम लोग कल से इसकी बाज़गश्त सुन रहे हैं जब से खान साहब ने ये इंकशाफ किया है कि आप उस वीडियो को अभी ऑन सरफेस लाएं और फिर बताएं। और दूसरा ये जो मईशत के हवाले से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ये फैसला है, इसको जाहिर है इसको एटलीस्ट इतना एक्नॉलेज किया जाएगा इस दफा आप लोग, क्योंकि अपोजिशन में हैं, कि अवामी रिलीफ का ख्याल रखते हुए इस वक्त वो हालात नहीं है कि उनके ऊपर मजीद तेल की कीमतों का बोझ डाला जाए। शुक्रिया मोना, बहुत सारी बातें हुई। मैं कोशिश करूंगी कि सबको तीनों स्पीकर्स जो पैनलिस्ट ऑनरेबल उनकी मैं जरा राउंड अप कर लूं बात, पर क्योंकि बात थ्रेट से स्टार्ट हुई, रजवाना साहब ने भी बात की और हैदर जमान साहब ने भी। देखें ये जो सारा मामला स्टार्ट हुआ, ये चले आई आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली। ये बात कहना कि इमरान खान ने वीडियो क्यों बनाई है, वो उसको पब्लिक करते हैं और जो इदारे हैं जो उनकी जिंदगी के जामिन तो एक अल्लाह ही होता है, लेकिन जो लोग उनकी प्रोटेक्शन के जामिन हैं तो उनके साथ वीडियो क्यों नहीं शेयर की, ये हमारी एक प्रिजम्पशन है कि शेयर नहीं हुई। आई कैन अश्योर यू कि जिसको जो बताना था उनको पता चल गया होगा। अल्लाह ना करे कि कुछ हो उनके साथ, लेकिन वक्त से पहले किसी की पगड़ी नहीं उछालते। आप वक्त से पहले किसी को नहीं कह सकते कि आप कातिल हैं, लेकिन शक है हमें कि ये प्लान है। अगर हम वक्त से पहले कह देंगे वो तो लाइबल और डिफेमेशन के सूट में खान साहब को अंदर कर देंगे कि जी आपने कैसे ये बात कह दी, क्योंकि प्रूफ ऑफ कत्ल ही होता है। अल्लाह कभी ना करे किसी के साथ ऐसा ना हो। इस मुल्क में कायदे आजम, लियाकत अली खान, भुट्टो शहीद, बीबी शहीद, उन चारों के तो कत्ल देखे, और जनरल जिया का जो था वो तो हमें पता था कि जो उनको ले आए गए थे उन्होंने उनको मरवा दिया। तो माजरत के साथ कोई वाहिद मुल्क दुनिया में नहीं है जहां लीडर्स मारे जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती में ये वो वाहिद मुल्क है कि जब लीडर पावरफुल हो जाता है तो उसको आप इस तरह हटा देते हो। इससे तो कोई शक नहीं है किसी पार्टी से भी हो, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सियासत के और माजी के स्टूडेंट हो, आपको ये पता है कि हमारे वजीर आजम को, प्रेसिडेंट्स को उड़ाया जाता है। अच्छा, और ये वो है जो ऑब्वियस है। आपको याद है कि अनीला शाह साहिबा ने मियां नवाज शरीफ पे क्या उन पे केस किया था कि मेरे वालिद साहब को मरवाया गया। वो सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल थे। तो ये चीजें पाकिस्तान में होती नहीं है, पहली दफा नहीं हुई। बांग्लादेश में क्या हुआ, ठीक। अच्छा, ये लोग पोलराइजेशन की बात करते हैं ना, तो ये जरा फिक्शन की तरफ जाते कि जी पाकिस्तान में तो कभी वो ये जो तल हकीकत है या तारीख है, ये तो अनडिनाइबल है शानदाना साहिबा। लेकिन ये बात ये कि अच्छा जी उन लोगों के नाम अगर पहले से आ जाएं। ओके, अच्छा शानदाना साहिबा, अलाउ मी, मैं एक क्विक ब्रेक पे मुझे कहा जा रहा है जाने को फौरी तौर पे। विल बी बैक नाजरीन, यहीं से बात को फिर रिज्यूम करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए शानदाना साहिबा, एक तो अपनी आप पिछली बात मुकम्मल कीजिएगा और इसमें ये भी इजाफा फरमाइएगा कि ये जो सब्सिडीज वाला मामला है,
क्या इसको एक्नॉलेज किया जाएगा कि ये अवाम की रिलीफ के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम जरूरी है? क्या आप बतौर अपोजिशन ये जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस चीज को आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? शुक्रिया। मैं जल्दी से अपना प्रीवियस पॉइंट खत्म करके इस इकोनॉमिक इशू पे आती हूँ। देखिए, ये जो बातें भी हो रही हैं कि ये खान साहब के खुदा ना खास्ता जो कत्ल का प्लान बनाया जा रहा है, ये ऐसी कहानी है, पॉलिटिकल माइलेज है, और खास तो जिहाद की बातें करते हैं और इस्लाम की। याद रखें, जिहाद काफिर के खिलाफ नहीं होता, जिहाद अपने खिलाफ होता है। जिहाद बिन नफ्स, जिहाद बिन लिसान, जिहाद बिन कलम। कि आप हर तरफ वो करो जो आपको ठीक लगता है। नेचुरली किसी और को कोई और चीज ठीक लगेगी, मेरा जिहाद किसी को कुफर लगेगा, ये तो होगा जिंदगी में, और इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो वो तो सारी दुनिया जिहाद करती है, स्ट्रगल करते हैं। तो ये कहना कि जी वो अटेंशन सीकर है, काश ये सच होता। आपको मुरासले की बात याद है? मैंने पीटीवी में एक दफा कहा था कि अल्लाह करे कि मुरासला झूठा हो, अल्लाह करे पीटीआई झूठ कह रही हो, अल्लाह करे कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो, एक्सटर्नल फोर्स ना हो, वो सारी बातें झूठ निकली। मुरासले के जर्नी देख ले, मुरासला नहीं है, मुरासला झूठा है, मुरासले में कुछ भी नहीं है, मुरासले में साजिश नहीं है, मुदाखलत है, मुरासले में कुछ भी नहीं है। अब नेशनल असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा गया कि जो मुरासला भी है उसमें उसमें फ्लेग्रेंट वायोलेशन भी है, उसमें इंटरफेरेंस भी है, लेकिन साजिश नहीं है। देख लीजिएगा, कुछ अरसे बाद साजिश भी निकल आएगी। अच्छा, ठीक है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ आपको कि कहने की तो बहुत बात है, आपने सिर्फ देखना है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट कहाँ था, और इस इकोनॉमिक पॉइंट जुड़ता है। याद रखिएगा मोना बीबी, अब मैं इतनी बड़ी इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं, पर जितना हमने पढ़ा, जितना हमने देखा, चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री ना थी और ना फिलहाल है, लेकिन आपका अमेरिका के बाद वो दुनिया का दूसरा बड़ा इकोनॉमी है। और ये सारा जो गेम, जो सारा ड्रामा हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि जी चाइना से अपना काबा दोबारा बदल के दोबारा अमेरिका के पास चले जाएं। ठीक है, वो भी एक डिसीजन होगा सॉवरेन का कि हमें चाइना की इन्वेस्टमेंट नहीं पसंद, हमें अमेरिका 200 अरब बिलियन डॉलर दे, चाइना ने 62 बिलियन दिए, अमेरिका यूरोप ये सब मिला के में 200 बिलियन डॉलर दे दें, तो हमें उनकी इन्वेस्टमेंट प्रेफरेबल है। ये बात भी मुझे समझ आती है कि अगर आप चीन से दूर हटना चाहे और अमेरिका चाहे कि आप चीन और रूस से ना करें, और आप चाहते हैं कि वो अकल की बात है, इकोनॉमी की है, इंडिया से दोस्ती करे, वो बात तभी मानी जाएगी जब आपको अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, ये सब जिनसे हम भीखे मांग रहे थे, तो इंडिया से हमने बात नहीं की 3.5 साल से, 40 साल से कह रहे हैं हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, अमेरिका से कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कह रहे हैं, कनाडा से, वो हमें फिटे मुंह लगा के कह देते हैं। अब कॉमर्स मिनिस्ट्री की फाइलें उठा के देख ले, मैं 24 साल से कॉमर्स के साथ काम कर रही हूँ, वो हमें मक्खी की तरह यूं उड़ा देते हैं। मतलब लेना हो तो जी अड्डे चाहिए, अफगानों को मार दें, लेकिन जब पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात होती है सारे पीछे हट जाते हैं, फिर उनको इंडिया याद आ जाता है, फिर उनको आसियान याद आता है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, तो यानी आप कहती हैं कि ये डुएबल नहीं होगा? जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि वो अमेरिका जाके ट्रेड की बात करेंगे, लोन नहीं मांगेंगे और भीख नहीं मांगेंगे, तो आपको लगता है ये डुएबल है ही नहीं? अगर अमेरिका ने आपको 10 साल में एफटीए दे दिया, मैं भी पाकिस्तान में हूँ, आप भी, अगर मैं जिंदा रही ना, तो आप मुझे बता दीजिए कि अमेरिका ने आपको एफटीए दे दिया, अल्लाह आपको हमेशा रखे। अच्छा, जी जी, ये सब्सिडीज पे भी थोड़ा सा साथ ही तबसरा कर दीजिएगा शानदाना साहिबा जी। बात कर लूंगी, लेकिन ऑयल वाली जो आपने बात की ना, देखें मुल्क सिग्नलिंग पे चलता है। अभी सिग्नल्स क्या जा रहे हैं? मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी मैंने तेल सस्ता नहीं करना, कितने दोनों से कह रहे हैं कि जी IMF नहीं मानेगी। एक और फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो नहीं जाना IMF के पास क्योंकि अवाम को मसला होगा। और जो तीसरा उनके पास सबसे काबिल मोरा है, आयशा गौस पाशा, उनको कोने में कहीं बिठा दिया, उस बेचारी की आवाज ही कहीं मीडिया में नहीं आ रही। उसको पकड़ाएं ये काम, वो ये कर सकती है। ये लोग सियासत में फंस गए हैं। ये लेकिन शानदाना साहब, ये 2 एज स्वॉर्ड है ना। जैसे अगर हम सब्सिडीज पूरी तरह से विड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं, वो आवाम के ऊपर बेपनाह प्रेशर आएगा उसका, लेकिन हम अगर विड्रॉ नहीं करते तो आयशा कैसे बात बनेगी? और आयशा साहिबा, अगर आप कह रही हैं कि वो ये चीज कर सकती हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से उनको इसको मैनेज करना चाहिए कि दोनों जगह पे हमारी खराबी ना हो, ना आवाम पे प्रेशर आए, ना IMF के साथ? मैं आपको ये बताऊं मोना, खान साहब, ये मैंने हर टीवी शो में कहा, तो मैं भी बोर हो गई हूँ। अगर खान साहब को इजाजत दी जाती कि वो अपनी हुकूमत एंड तक करें, अक्टूबर 2023 तक, पीटीआई को 2 वोट नहीं मिलने थे। क्यों? 3 चीजें हुई है दुनिया में इस वक्त। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में तेल महंगा हो रहा है, और गल्ला अव्वल तो मिल नहीं रहा, मिलेगा तो आसमान की कीमत पे मिलेगा, क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट के पैसे 6 अरब डॉलर ने उड़ा दिए पिछले 2 हफ्तों में। अच्छा, तीसरा, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पे, एक्सपोर्ट पे, बिकॉज ऑफ कोविड उनको अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए चाहिए, उस पर ड्यूटी लग गई है। वो खुद नहीं तेल भी महंगा होगा, लोगों पे क़यामत आनी है महंगाई की। ये पीटीआई के सर पे होना था, लेकिन क्योंकि, और ये मुझे हमारे बहुत अच्छे मैंने खुशाब के टिवाना साहब, उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि बेटा ये बात याद रखो, खान जो भी गलतियां करे, और हम सबसे गलतियां होती है, पैगंबर किसी पार्टी में नहीं बैठा, वो बख्त वाला आदमी है, वो नेक नियत आदमी है। अगर ये लोग
ना करते वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस को, पता नहीं क्या जल्दी थी ये तो आपके चीज लिए हमारे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। वैसे ये आपकी तरफ से बहुत लोगों का हमने व्यू सुना है। ठीक है। और आखिरी बात, हाँ। आप हफीज पाशा साहब की 2 किताबें उठा के देख लें, एक 2020 की है, एक 2021 की है। एक किताब उन्होंने अपनी लिखी है, उसका एक छोटा वर्जन भी है, और एक उन्होंने किताब लिखी थी यूएनडीपी के लिए। उन दोनों किताबों में उन्होंने बताया कि अगर तरक्की हुई पाकिस्तान में पिछले 6-7 सालों में, सूबाई उन्होंने यूएनडीपी की किताब लिखी है, केपीके का उन्होंने लिखा, और अगर तबाही आई है तो वो सिंध में आई है, और सही, अगर राइट, कहीं राइट। हुआ है वो पंजाब में हुआ है। हफीज पाशा तो पीटीआई के नहीं, आप दोनों की किताबें देख लें। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि पीटीआई की परफॉर्मेंस पे 100 सवाल उठा लें, माजरत के साथ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी इंडिपेंडेंट राइटर्स, और हफीज पाशा साहब इंडिपेंडेंट नहीं है, उनका नून लीग से है वास्ता। उन्होंने भी कहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं जो ये कहा जा रहा है। गोल मगोल बात करने से साफ बात जरूरी है। एक्सपेरिमेंट था। हफीज पाशा साहब को वैसे बाय द वे हम लोग तो बहुत एक सीनियर इकोनॉमिस्ट के तौर पर जानते हैं, और वो उनकी वाइफ जरूर हैं पीएमएलएन में, लेकिन वो उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि ही इज फ्रॉम द पीएमएलएन। वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। अच्छा, और आखिरी बात गोल मगोल बात यह है कि अगर लोगों ने पढ़े लिखों का काम किया होता, 5-6 सर्वे ही करा लेते पंजाब में, केपीएम, बलूचिस्तान, सिंध में, कि जी असलियत क्या है। ठीक है, महंगाई तो है, लोग खान से महंगाई पे नाराज हैं, लेकिन क्या लोग इस बात पे राजी है कि जिनको उन्होंने वोट नहीं दिया वजीर आजम बनने का, ये कहती हैं उस दिन कि जी 70% वोट इस वक्त गवर्नमेंट बनी दी है, वो 70% नहीं है, वो 10, 20, 30, 40, 50 मिला के, ठीक है, एलाइज होते हैं, कोलिशन होते हैं, लेकिन जो कहते थे वोट को इज्जत दो, जो कहते थे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, आपने इतनी बड़ी गलती की, अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा है। ये काफी सारी जरा बातें हैं, मैं इसको आगे ले जाऊं ताकि हम एक अपना फाइनल राउंड भी तमाम के साथ कर लें। रफीक रजवाना साहब, I'd like to take this all with you। ये जो सियासी बोझ की अब बात हम सुन रहे हैं पीएमएलएन से, ये वाकईतन हमें इसी तरह से मौसूल हो रही हैं, क्योंकि मिफ्ता साहब ऐसा लगता है कि इस बात के हामी हैं कि हम विड्रॉ करें सब्सिडीज, लेकिन इसहाक डार साहब हमारे इसी प्रोग्राम पे कह चुके हैं ईद से पहले कि वो इस बात को एंडोर्स नहीं करते और वो अवाम पे बोझ डालने के हामी नहीं है। ये सियासी बोझ की तरह देखा जा रहा है, और आपके साथ लोग ये भी फिर जाहिर है जो आपके साथ जर्नलिस्ट वगैरह थे जो बहुत एंडोर्स करते थे, वो ये भी सवाल अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इन बातों का इदराक और हकायक का इदराक आपको नो कॉन्फिडेंस वोट लाने से पहले नहीं था? लेकिन ये इकोनॉमिक इश्यूज को अगर आप पॉलिटिकल इशू में जो है ना मिक्स करेंगे तो फिर इकोनॉमी इस तरह ही खराब ही रहेगी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हैज ओवरपावर्ड द पॉलिटिकल क्राइसिस। ठीक है, इस वक्त इकोनॉमी की फिक्र है, और डेफिनेटली ये सब्सिडी जो होती है, मेरा भी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में तजर्बा पुराना हो गया। 71 में आई डिड माय मास्टर इन इकोनॉमिक्स। बात ये है कि ये सब्सिडी जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जो हम जैसे मुल्कों में चलती है, और बाद का सब्सिडी ये इनपुट्स में दी जाती है, फार्मर को दी जाती है ताकि उसको सब्सिडाइज करके आगे जो कंज्यूमर है उसको सस्ती चीजें मिले, और बड़ी चीजों में बिजली में दी जाती है, इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जाती है, गैस में दी जाती है। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपके लेंडर्स है ना, जो आपको कर्जा देते हैं, जैसे आईएमएफ की बात है, दुरुस्त, उनकी अपनी शराइत होती है, एंड दे हैव टू लुक इनटू देयर ओन इंटरेस्ट के ये जिस मुल्क को हम कर्जा दे रहे हैं उस पर अपनी शराइत हम जो है ना इम्पोज करते हैं। राइट। मैं अपनी आई चेरिश वन ऑफ माई मेमोरीज कि मैंने को 20-25 साल पहले एक डॉन में आर्टिकल पढ़ा था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ डॉन से निकाल लो, तो उसका आर्टिकल का टॉपिक था कैन आईएमएफ टॉपल द गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो उसका जो क्रक्स था, मेरी इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में, उसका क्रक्स ये था यस कि आईएमएफ कैन इम्पोज सर्टेन कंडीशंस, ऐसी शराइत लगा दे, जैसे अब सब्सिडी की बात हो रही है, पेट्रोल सस्ता ना करें तो सियासी उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है। ठीक है जी। जैसे पीटीआई के दौर में उन्होंने एक अवामी फैसला किया कि जी सब्सिडी जो है हम कहीं ना कहीं से अरेंज कर देंगे, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। फिर सेम सिचुएशन वी आर कन्फ्रंटेड विद कि हमने भी यही सोचा कि सब्सिडी जो है हम उससे विथड्रॉ नहीं करते क्योंकि अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा। तो जो टॉपिक मैं कह रहा था, कैन आईएमएफ टॉपल द गवर्नमेंट, अगर आईएमएफ की शराइत पे जाए तो हालात तो ऐसे होंगे, इतनी महंगाई हो, अवाम सड़कों पे आ जाएगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट के किसकी हुकूमत है। और फिर तो रजवाना साहब, आप तो एक तरह से एंडोर्स भी कर रहे हैं जो शांदाना साहिबा ने अभी इससे पहले बात की, उन्होंने कहा हम तो इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर देख रहे हैं कि अगर हुकूमत को अपना वक्त पूरा करने दिया जाता तो उनको वोट नहीं पड़ने थे 2023 में। वो अब उसके दो पहलू है ना, आधी बात उनकी अपनी जगह पे ठीक है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, और आधी बात से मैं माजरत के साथ आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर
बैलेंस्ड उनकी सोच है, उनकी सारी सोचें एक आंख वाली नहीं है जैसे लोगों की होती है, जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं बस उसी आंख से देखना है, दूसरी आंख और दूसरा कान बंद करना है। अच्छी बात है, मगर बात यह है कि इनको और वक्त मिलता तो मेरी नजर में शायद इससे ज्यादा खराबी होती है। आई मे बी रॉन्ग, दिस इज माय ओन थिंकिंग। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब की जो मजीद बातें हुई है ना, जिसका एक मैं जवाब दे दूं कि ये जो इन्होंने फरमाया कि जी अवाम के वोटों से वजीर आजम बनने, बिल्कुल वोट दिए एमएनएस ने और एमएनएस को वोट दिया लोगों ने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट सिलेक्टेड इलेक्टेड। अब वो नारे पुराने हो गए, वो धांधली हुई नहीं हुई, बात छोड़े उस बात को। बात ये है कि एक छोटी सी मुख्तसर सी बात है, वजीर आजम अवाम के वोट से नहीं बनता, वजीर आजम बनता है एमएनएस के वोट से। जी जी, ठीक है ना जी, हाउस से इलेक्शन, बिल्कुल। एमएलए वोट देते हैं, आर्टिकल 95 के तहत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देते हैं, दे इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से वो उनके खिलाफ अदम एतमाद करते हैं। ठीक है। जिन अलाइज ने मोहतरम इमरान खान साहब को वोट दिया और प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं ने ही उनका अपना एतमाद वापस ले लिया और अदम एतमाद कर दिया। उस पर खैर बड़ा तूफान उठ रहा है जी कि साजिश होगी, फलां हो गया। एक मैं और इम्पोर्टेंट बात करता हूँ, टू बी वेरी प्रिसाइज, के साजिश की बात, ये कितने दिन सुप्रीम कोर्ट में ये डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की रूलिंग का केस चलता रहा। ठीक है जी, राइट। और थ्रू आउट में हियरिंग में सीनियर मेंबर ऑफ द पार्टी एंड सीनियर काउंसिल, वकील तो नहीं था उसमें पता, और वकील के हम पार्टी लीडरशिप के साथ बाकी पार्टियां भी हम मौजूद रहे। असूल है कानून का कि जब आपके खिलाफ कोई केस हो या आपका केस हो तो आप अपना जो पॉइंट है आपका, उसको पहले दिन पहली फुर्सत में आप उसको उसकी प्ली लेते हैं। अगर आपका डिफेंस है तो उसकी प्ली कोर्ट के सामने ले, सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई उठा के देख ले, प्रोसीडिंग उठा के देख ले, आर्गूमेंट सारे मैंने सुने हैं, सारों ने सुने हैं जो मौजूद थे, कहीं ये नहीं कहा गया कि ये साजिश है। ठीक है जी। और उसके बाद इमरान खान साहब का तकरीरों में कई दफा कहा कि जब मुझे पता चला फलां तारीख को या फलां जुलाई या फलां महीने में, जी, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था जुलाई 2021 से उनको इल्म था। ठीक है, शुक्र है अदम एतमाद आ गया। तो इसलिए इन बातों का वजन अपनी जगह पे है या नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को इकोनॉमिक चैलेंजेस है। और आपने जिस आर्टिकल का रेफरेंस दिया है ना, ये बड़ी एक अहम बात है, क्योंकि जो अब बात या सूरत हाल जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो मोर और लेस इसी तरह की बनी हुई है। और मैं ये जो एक आखिरी राउंड लगाऊं, मैं आपसे दोबारा ये पूछूंगी रफीक साहब के, श्रीलंका में देखें, और मैं बरेलवी साहब की बात से बड़ा इत्तेफाक करता हूँ कि जितने भी हमारे इकोनॉमिक ब्रेन है ना, चाहे जिस भी हुकूमत से उनका ताल्लुक रहा हो, है तो पाकिस्तानी, दुरुस्त इस्तेफाजा करना चाहिए। इसी बात से, ये बिल्कुल आपने बड़ी एक अच्छी सेंसिबल बात, आप हमेशा की तरह एज ऑलवेज आप एक बहुत क्रीम की हैसियत रखते हैं कि पाकिस्तानी हो। देखिए, मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, पहले मुसलमान हूँ, फिर पाकिस्तानी हूँ, फिर मेरी अपनी अपनी हर किसी की दुरुस्त। और ये मईशत का ऐसा सवाल है कि जो सियासत से बालातर है। अच्छा, ये मुजाहिद साहब, ये जो इलेक्शन वाली बात है, मैं इससे पहले भी जब आपसे बात हो रही थी पहले राउंड में, ये मैं आपसे उस वक्त भी अर्ज करी थी, गालिबन मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई, कि इलेक्शंस का अब अंसार अब्बासी साहब की ये स्टोरी है कि या तो सब्सिडीज विड्रॉ कर ली जाएंगी या फिर फौरी इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाएंगे। क्या आप ऐसा कुछ होता हुआ देखते हैं? बात को कोई हरफ आखिर न समझे, ये कोई खाली सेपरेटली से उन्होंने इलेक्शन को जोड़ा। इलेक्शन तो बहुत सारे उसमें अवामिल दरकार हैं, और मैं बसत एहतराम हमारे नून लीग के दोस्त से, और अगर हैदर साहब मुझे सुन रहे हैं तो नहीं बताऊंगा, बहुत क्विक बताऊंगा कि 88 में 89 में जब मोहतरमा को 10 साल की जदीद के बाद हुकूमत मिली थी, तो उसके बाद में जब हम लोग गए तो उन्हें एहसास हो गया कि मुझे आपको याद होगा कि उन्होंने MKM की 12 बैसाखियों से गवर्नमेंट बनाई थी, और अभी आए हुए उन्हें कुछ दिन नहीं हुए थे कि फिर नवंबर 89 में उनके खिलाफ वो नो कॉन्फिडेंस हो गया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। लेकिन वो हुकूमत उनकी नहीं थी, गुलाम रजा खान सदर, वजीर खारजा कौन, और फिर आपने देखा कि उनकी हुकूमत गई, तो सॉरी टू से उस वक्त किसी की नक्सीर नहीं फुटी। बाद में भी हुआ यही गलती इमरान खान साहब ने ये करी कि उनको जब वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं थी तो वो लोग जो अपनी वफादारियां बदलते रहे, जिसमें हमारे भाई 5-7 शायद MKM के थे, 8 पता नहीं किसी के बाप थे, 1 बुक्टी थे, 4 मैंगल थे,
दो वो लोग उनमें से एक जेल में थे कराची, उनको लाया गया, एक और दुबई चले गए थे, उनको लाया गया था। तो जिस तरह इमरान खान ने 17 लोगों की बेसाखियों से गवर्नमेंट बनाई थी, उनका वो जेन्युइन मैंडेट नहीं था। इसलिए ये अगर मेरे मोहतरम दोस्त अगर नहीं, लेकिन मुजाहिद साहब अगर हम इसी पैमाने से जज करें तो फिर जेन्युइन मैंडेट किसका रहा है पाकिस्तान में? बमुश्किल हमने ये मैंडेट इनको इलेक्शन कराने चाहिए कि ये मैंडेट जो है उन्हें नहीं मिला है 1.25 साल को। ये जो 174 वोट इन्हें दिए गए हैं, 13 बैसाखियां 17 बैसाखियां जो दी गई थी इमरान खान को, वो आपको लाके दे दी। आपको, मेरा ख्याल ये है कि मुल्क की मईशत और सियासत के लिए जरूरी था कि मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उसी रात ऐलान करते कि जी हमने तो उनको निकाल दिया, आए नए इलेक्शन की तरफ जाएं। तो इस वक्त जो गालिबन मियां साहब की तरफ गए हैं, फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून और उनको इत्तेहादियों की तरफ इलेक्शन में जाके नया मैंडेट लेना चाहिए, वरना ये क्राइसिस माशी से ज्यादा, मैं तो अभी भी सियासी कहता हूँ। अच्छा मुजाहिद साहब, इस पे काउंटर सवाल बनता है जो मैंने इब्तिदाई में अर्ज किया था आप तमाम से कि इलेक्शंस के जो भी नताइज होंगे इस वक्त क्या वो काबिल कबूल होंगे? से अगर हम खान साहब की मिसाल ले लें, अगर खान साहब को 2/3 नहीं मिलती इस दफा तो क्या वो मान जाएंगे इलेक्शंस के नताइज को? वो चुप करके आराम से बैठ जाएंगे अगर वो जीतते नहीं है तो? 2013 में भी माने गए, 2018 में भी माने गए, और ये इस्लाहात वगैरह कुछ नहीं होती। इलेक्शन के दिन ये सब लोग, जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, उन्हें पता है कि इलेक्शन की अलग डायनेमिक्स होती है। और हमारे यहाँ 2008 के बाद कुछ नहीं हुआ था, 2013 के इलेक्शन के बाद कुछ नहीं हुआ, 2018 के बाद भी कोई बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं आया। इलेक्शन को बिलाखिर लोग थक जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। 2023 को भी मुझे इंशाल्लाह अगर हुए या उससे पहले हुए तो माना जाएगा बाय एंड लार्ज, तो इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए। और रिफॉर्म छोड़ें। मैंने कहा ये सब लोग जो सियासी लोग हैं, मैं तो नहीं हूँ, इलेक्शन की अपनी डायनेमिक्स होती है, हल्कों की, उनके पीछे जत्ती पत्ती लोग होते हैं, पैसा होता है, रिसोर्स होते हैं, स्लोगन होते हैं। तो फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जितना ये प्रोलॉन्ग करेंगे, अगर इनके नादान दोस्त हुकूमत में बैठे हुए या मखलूक हुकूमत के, और मैं अभी फजल रहमान साहब से मेरी अभी हाल ही में मुलाकात भी हुई थी, वो खैर ये कह रहे थे कि जनाब इस्लाहात लाओ, तो मैंने कहा आपकी ये इस्लाहात ज़िया-उल-हक का एहतसाब ना बन जाएं, जिन्होंने 90 दिन के लिए करा था और वो फिर बाद में 9 साल तक नहीं कराई। सही हो गया। फौरी तौर पर इलेक्शन में, ये इमरान खान का आपके हक में नहीं कह रहा हूँ, इमरान खान ने तो भुगत लिया ना, उनकी अक्सियत नहीं आई। 17 ये दोनों से इस पे व्यूज जरा कलेक्ट कर लें। आप तो इलेक्शंस की भरपूर तौर पर हिमायत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस वक्त ये शानदाना साहिबा इलेक्शंस, क्या आपसे वही सवाल है जो मुजाहिद साहब से मेरा अर्ज था? क्योंकि मैं आई बेग टू डिफर ऑन दिस कि 2013 के बाद से भी खान साहब ने बहुत बड़े बड़े धरने दिए हल्के ना खुलवाने पर, जो कि उनकी डिमांड थी, तो उन्होंने ऐसा एक्सेप्ट तो उस वक्त नहीं किया। और 2018 में जो अपोजिशन उस वक्त थी और अभी हुकूमत है, वो आपने देखा है वो भी शुरू रोज से यही धांधली और उन्होंने भी यही तमाम बातें की। तो क्या कबूल करेंगे इस दफा इलेक्शंस के रिजल्ट्स आप लोग? मोना, 2013 की इलेक्शन की तो मैं गवाह हूं कि जिस तरह धांधली हुई, जिस तरह पैसे बटे, मेरे वालिद साहब लड़ रहे थे पीटीआई से। एक एक चीज मुझे पता है, जिस तरह पुलिस ने हमें तंग किया, मीडिया ने तंग किया, रेंजर्स तक बात पहुंच गई, किसी ने हमारी मदद की। वो अल्लाह बात है कि अल्लाह ताला मालिक है, वो चीज कर देता है। बट हमारा तो गांव, छोटा सा गांव है, वहां पे 1.5 करोड़ में मेरा थाना बिका था। 2013 की बात है। 13 में अगर आपको याद है, जो घटना हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, इमरान खान साहब ने कहा था कि जी 400 हल्कों पे हमेशा के इलेक्शन कमीशन सिर्फ 4 पे इन्वेस्टिगेशन करा दे, अगर हम झूठे हैं तो हमें शट अप कॉल मिल जाएगी। एग्जैक्टली वही हुआ, 4 खुले, 4 में धांधली मिली, मसला खत्म हो गया। जरूरत क्या थी ये सारा धरना करने की, अगर वो मान लेती ईसीपी, बट क्योंकि हुकूमत ने करने नहीं दिया। अच्छा, मैं जरा एक दो चीजें जल्दी जल्दी कह दूं, टाइम कम है। एक तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने, हम न्यूज पे एक इंटरव्यू दिए थे तकरीबन 4-5 महीने पहले कि जी पाकिस्तान में पिछले 40-50 साल में कोई साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ। तो इससे ज्यादा मैं आगे क्या कहूँ? जो जरूरी बात है, क्योंकि हम इकोनॉमी की बात करें, गरीब आदमी की बात देखें, तेल बढ़ता है, तेल कम होता है, पिसेगा बेचारा पाकिस्तान, ठीक है? तो फर्क नहीं। और यही बात है, मुझे दुख होता था जब हम गवर्नमेंट में थे कि अपोजिशन के कुछ अरकान खासकर, उनको खुशी होती थी जब लोगों पे तकलीफ आती थी, ढंडोरा पीटते थे एज इफ वो जो गरीब मर रहा है वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर अभी भी नून लीग या पीपल्स पार्टी कुछ कर सकती है, अल्लाह करके दिखाए, इनके हाथ से मुश्किल है। राइट। ये शानदाना साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा क्योंकि वक्त मेरे पास जरा कम है। मैं रफीक रजवाना साहब का इस पे जरूरी कमेंट ले लूं। रफीक रजवाना साहब, अभी आपने मुजाहिद बरेलवी साहब को सुना है, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ही इस वक्त वाहिद हल है। अब ये जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है वो भी कुछ इसी तरह का इंडिकेट कर रही है कि या सब्सिडीज वापस होंगी या इलेक्शन होंगे। योर टेक? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन फौरी तौर पर कोई हल नहीं है। अगर आज इलेक्शन अनाउंस करें तो मजीद अफरा तफरी हो जाएगी और उसमें जो आपकी सारी प्लानिंग है,
जो हुकूमत कर रही है IMF से मुज़ाकरात करने, इंटरिम गवर्नमेंट के साथ कोई जो है ना परमानेंट पॉलिसी और मैक्रो इकोनॉमी का इशू नहीं चल सकता। आप कोई मुआहदे नहीं कर सकते, कोई आपसे मुआहदा नहीं करता तो पाकिस्तान पीछे चला जाएगा, नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कई दफा कहा मुझे 2/3 मेजोरिटी दे, नहीं मिलेगी तो फिर इलेक्शन कराऊंगा, नहीं मिलेगी तो फिर इलेक्शन कराऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सर जोड़कर बैठा जाए। और उसके बाद देखें, मैं इस बात से मैं मैडम हमारी बहन बैठी है उनसे इत्तेफाक करता हूँ। पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा अजीब अंदाज है कि मेरे मुखालिफ जमात अगर नाकाम हो रही है तो मैं खुश होता हूँ, अगर इकोनॉमिक पॉलिसी नाकाम हो रही है तो मैं खुश होता हूँ। तो मैं अमूमन अपने दोस्तों को कहता हूँ नहीं, अगर कोई चलती हुई हुकूमत नाकाम हो तो पाकिस्तान नाकाम होता है। दुआ करनी चाहिए जिसकी भी हुकूमत हो वो पाकिस्तान को कामयाब करे। पाकिस्तान कामयाब होगा तो सारे कामयाब होंगे। ये इतनी 16 आने सही बात है, और आप जैसे जीरक जितने जो सियासतदान हैं, आप हैं शानदाना साहिबा और जैसे और भी जो आपके साथी हैं, वो वाकईतन यही बात करते हैं कि मईशत के नुकसान के ऊपर कभी सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का नुकसान है, ख्वाह वो किसी भी हुकूमत के पार्टी के ऊपर आए। खैर नाजरीन, वक्त इतना ही था। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन। शानदाना गुलजार खान साहिबा हमारे साथ थी, रफीक रजवाना साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब और फर्स्ट हाफ में बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।